जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपने इसे कैसे लिखा है, उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। ये ऑलरेडी हमारा 724 प्रश्न है, ऑलरेडी हमारे 723 प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न हमारा, शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्रभावी और व्यापक उपकरण है। उपरोक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब जिसको पता है वो इस उत्तर को लिख लेगा। देखिए, निषेधाज्ञा का मतलब होता है कि किसी भी रुके हुए काम को, किसी भी कार्य करते हुए काम को रोकना। क्लियर? यानी कि ये रुकावट की बात करता है। निषेधाज्ञा नहीं है, मतलब ये रुका हुआ नहीं है। ठीक है, सामान्य अर्थ में ये निकला जाके कि शिक्षा एक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे आप रोक सकें या जिसे आप बंद कर सकें, जिसे आप बाधा पहुंचा सकें या जिसे आप समाप्त कर सकें, क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो आप ऐसे इसे इनकोड करेंगे। देखते हैं आपने क्या लिखा है। वास्तव में शिक्षा कोई रुका हुआ उपकरण नहीं है, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समाज में जो परिवर्तित करने और व्यक्ति के चारित्र निर्माण में यहाँ पे लाइनें आपकी गड़बड़ हो रही हैं। वास्तव में शिक्षा कोई रुका हुआ उपकरण नहीं है। आपको वास्तव में ये वर्ड नहीं यूज करना, आपको बताना है शिक्षा कोई रुका हुआ उपकरण नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न केवल समाज को परिवर्तित किया जाता है बल्कि व्यक्ति के चारित्रिक गुणों में नैतिकता और बौद्धिकता के साथ साथ सर्वांगीण विकास को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस लाइन को इतना शॉर्ट में करिए, नहीं तो फिर पूरा का पूरा प्रश्न नहीं लगता है। ठीक है, फिर आप ये बताइए कि इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है, जिसके अंतर्गत उसने कई सारे सुधारों, कई सारे प्रावधानों की बात की है। ठीक है, अब आप बताइए। अब ये डायग्राम ऐसे मत बताइए, यहाँ पे पॉइंट बताइए। प्रावधान पूछ रहा है ना, पॉइंट बताइए। नंबर 1, इसमें 2020 में कानूनी और चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा है तो उच्च शिक्षा आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक है। नंबर 2, नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है। नंबर 3, इसके पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया गया है। नंबर 4, संगीत, खेल, योग आदि को मुख्य पाठ्यक्रम से जोड़ा गया है। ठीक है, फिर आप बताइए कि इसमें 1ली से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए मातृभाषा के प्रयोग के इस्तेमाल की बात की गई है। साथ ही इसमें स्नातक के विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों को चुनने की छूट भी दी गई है तथा स्नातक डिग्री के समयावधि को भी कम किया गया है। ठीक है, स्नातक डिग्री भी 4 वर्ष की होगी। विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति प्रदान की गई है। नामांकन अनुपात को 2030 तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया तथा दिव्यांग बच्चों को, अब विकलांग वर्ड नहीं आता, ये ध्यान रखना, विकलांग वर्ड को हटा दिया है हर जगह से, कॉन्स्टिट्यूशनली इस वर्ड को हटाया गया है। ठीक है, तो विकलांग की जगह पे आप दिव्यांग वर्ड उपयोग किया करेंगे। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रोविजंस की बात की गई है। अतः उपयुक्त प्रावधानों को देखकर स्पष्ट होता है कि इस शिक्षा नीति में न केवल व्यक्ति, अब देखो यही होता है कि आप चाहें तो इस लाइन को यहाँ से हटा दें पूरी तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे बस डायरेक्ट बताएं कि वास्तव में शिक्षा कोई एक रुका हुआ उपकरण नहीं है, इसके माध्यम से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उसके सामाजिक परिवर्तन को भी सुनिश्चित किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू किया है जिसके कई सारे प्रावधान हैं। अब इतना बता दी थी, अब इसको बताने के बाद प्रावधानों को फिर आप बताइए कि उपयुक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि इस नई शिक्षा नीति में न केवल व्यक्ति की नैतिकता की बात की गई बल्कि उसकी बौद्धिकता के साथ साथ चारित्र निर्माण की भी बात की गई है, जो कि समाज में समरसता को लाने की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। किंतु स्मरण हो कि इस नीति को लेकर कई सारे बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक व आम आदमी इसको लेकर चिंतित हैं। कारण इसमें कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि इसकी समग्रता को या इसकी व्यापकता को दूषित करने का प्रयत्न करते हैं या उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब आप बता दीजिए। नंबर 1, इसमें वित्त पोषण हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाया गया। नंबर 2, इसमें शिक्षा को महंगा, ये डायग्राम ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा आप काफ़ी ज़्यादा गहरा कर देंगी तो उस पेज में आपका छप जाएगा। और दूसरी बात है, आपके पास इतना टाइम है यूपीएससी में कि आप इतना इसको डार्क बनाएं, तो बिल्कुल भी नहीं, सिंपल सा आप ऐसे बनाएं। ठीक है, बाकी डेकोरेशन, देखो ज़्यादा डेकोरेशन भी खराब है। किसी भी चीज़ की जब हम अति करते हैं ना, टाइम जब उस पर ज़्यादा वेस्ट करते हैं तो हमारे उत्तर में प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। और एग्जामिनर को जानते हो क्या लगता है, अच्छा ये बच्चा ना बस सजावटी कामों में ज़्यादा ध्यान रखता है, जब आईएएस बन जाएगी, कलेक्टर बन जाएगी तो अपनी ऑफिस को ही डेकोरेट करेगी।
ये भी एक नेगेटिव चीज़ होता है। कुछ देखो, हर चीज़ का सकारात्मक भी। अब मान लो कोई व्यक्ति भूखा बैठा है, आप करो नहीं 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 रुक जाओ, केक अभी ये डेकोरेट करना है, वो डेकोरेट करना है, वो कहेगा भाड़ में जाओ, मत दो मुझे केक, मैं भूखा ही रह जाऊंगा। होता है ना, कई बार आपने देखा होगा घरों में कि पानी प्यास लगी होगी पिताजी को, आप ढूंढेंगे गिलास कि हाँ हाँ गिलास ले आए, गिलास में पानी दे। पिताजी बिल्कुल प्यासे बैठे हैं, बोला अरे बिटिया लोटा ही ले आओ, उसी में पी लेते हैं, है ना। लेकिन आप अगर नीतिवत नैतिकता की बात करूँ, नहीं पापा जी गिलास में पीना है, बैठ के पीना है, तो पापा जी फिर पता है क्या करेंगे आपका। क्लियर। तो ऐसा इतना भी डेकोरेट नहीं करना है। शिक्षा का सांस्कृतिकरण होने का भी भय है, मानव संसाधन के अभाव का भय है, फंडिंग संबंधी जांच में अपर्याप्तता है और राज्यों के सहयोग का भी अभाव है। अतः सरकार को उपयुक्त चुनौतियों को लेकर काफी समन्वयतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, कारण शिक्षा एक समवर्ती विषय है जिसमें राज्यों के सहयोग की भी आवश्यकता है। ऐसे आप बता दीजिए तो आपका उत्तर काफी बेहतरीन हो जाएगा। अब आपने जितना ये सब लिखा है इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है। क्लियर। समाधान जब भी बात आती है ना, अरे बाप रे इतना सारा नहीं बताना है, इसको शॉर्ट में बताइए, यहाँ से बस बताइए, ठीक है। और यहाँ से बस कुछ बातें ले लीजिए। इतना डेप्थ में अगर बताएंगी, चुनौतियों के बाद देखो सिंपल, जब आदमी का खाना पेट खा लेता है, ठीक है, तो उसके बाद एक ही कटोरी वो खीर खाएगा? ऐसा तो है नहीं कि 5-6 कटोरी खीर खा जाए। फिर तो इसका एक ही मतलब हुआ कि अगर 5-6 कटोरी खीर खा रहा है तो यानी कि उसने खाना जानबूझ के नहीं खाया, क्योंकि उसको खीर की लालच थी, ठीक है ना। तो ये काम आप मत करिए, सब कुछ नहीं डालना है। क्लियर। तो उम्मीद है आप समझ गए कि आप, अब देखो ये चीज़ें लिखनी नहीं तो इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो वही बात है, बुरा आपको लग रहा होगा कि सर इतनी मेहनत से लिखे थे, पूरी इंक स्याही को आपने वेस्ट करवा दिया, तो हो जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको निष्कर्ष लिखना है और निष्कर्ष को लिखने के साथ आप इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी जिक्र कर देंगी, तो आपका उत्तर ये काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और नए भारत के निर्माण का तो जिक्र जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए। ये जैसे आपने लिखा है अच्छा लिखा है, लेकिन SDG गोल्स और इसमें डालिए, ठीक है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर का। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपने परिवार का बचाव करिए।